राम राम, सभी को राधे राधे। मैं शांतनु स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल शिक्षा नगरी ऑफ शांतनु पर। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड करा दिया है, जो क्या है भोजन, ये कहाँ से आता है और भोजन के घटक क्या क्या हैं। आज हम क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोषण और चैप्टर सेकंड प्राणियों में पोषण को आगे बढ़ाएंगे। इसे करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल स्पीच या कोटेशन कह सकते हैं वो देना चाहता हूँ कि मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि मेरी मेहनत कैसी थी। तो उसी प्रकार से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और उस मेहनत का फल आपका रिजल्ट देगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पादपों में पोषण। ये चैप्टर फर्स्ट है, पादपों में पोषण। अब पादपों में जो पोषण होता है, जो पादप होते हैं वो पोषक तत्व कैसे ग्रहण करते हैं, अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, पादपों में पोषण की विधि क्या क्या है, ये क्या करते हैं। पादप जो होते हैं जल, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज, इनकी सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। उससे क्या करते हैं, इनको पोषण मिलता है। तो जो पोषण जो होता है वो दो तरीके से होता है, या फिर दो तरीके से पोषण करते हैं जो पौधे होते हैं। एक तो होता है स्वयंपोषी और एक होता है परपोषी। जो स्वयंपोषी जो होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, और जो परपोषी जो होता है वो क्या करता है, दूसरों से अपना भोजन बनाता है या दूसरों पर निर्भर रहता है, वो परपोषी होता है, जिसे विषमपोषी भी कहते हैं। जो परपोषी जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है परजीवी। उसमें क्या होता है, एक को तो लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी आप किसी को सिलेंडर भरवा रहे होंगे, किसी को पैसे दे रहे होंगे, किसी की चिंता कर रहे होंगे, लेकिन कभी बाद में आपको महसूस होता है कि वो हमारा सिलेंडर भरवाना या किसी को पैसे देना है, किसी की केयर करना क्या होता है, तो दूसरे को क्या होता है, हानि होती है। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ। जो परजीवी होता है वो उसका एग्जाम्पल लेते हैं हम अमरवेल। तो अमरवेल क्या होती है, आपने कभी देखी है अमरवेल? गाँव में पेड़ों पर पीली पीली सी छोटी छोटी जाली के रूप में पूरे पौधे को घेर लेती है, और उस पौधे से क्या करती है, वो पोषक तत्व ग्रहण करती है। तो जो वो पौधा होता है उसको हानि होती है, और जो अमरवेल है उसको क्या होता है, लाभ। तो परजीवी, तो अमरवेल किसका उदाहरण है, परजीवी का। तो परजीवी में क्या होता है, एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि। और दूसरा होता है जो परपोषी का जो प्रकार है वो है सहजीवी। तो सहजीवी आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है, दोनों को लाभ होता है। सहजीवी जो संबंध होता है, सहजीवी साथ जीवन जीने की, साथ जीने की कसम खाते हैं, साथ मरने की कसम खाते हैं और ज़िंदगी भर साथ निभाते हैं, वो सहजीवी होता है। इसका एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, लाइकेन। लाइकेन क्या है, लाइकेन एक सहजीवी संबंध का कार्य करता है। जो शैवाल और कवक का संबंध है लाइकेन कहलाता है। जो शैवाल जो होते हैं वो क्या करते हैं, शैवाल जो होते हैं वो ये इनमें शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है। आपने देखी है गाँव में कभी काई लगी रहती है, वही शैवाल है। तो वो उसमें क्या है, वो हरा हरा होता है, उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल के माध्यम से ये क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य कवक को देता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है, जो खाद्य पदार्थ हैं उनको कवक को उपलब्ध कराता है। और जो कवक क्या करता है, कवक शैवाल को आवास प्रदान करता है, जल प्रदान करता है और पोषक तत्व प्रदान करता है। और शैवाल क्या करता है, शैवाल क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसको खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराता है, संश्लेषित खाद्य। तो एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। ये लाइकेन हो गया। आपने कभी दलहनी जो फसल देखी है, कभी आप दलहनी फसल जो बोते हैं या फलीदार जब कभी फसल जब करते हैं आप, तो आपने कभी उसमें यूरिया वगैरह डाई वगैरह देते हुए देखा है क्या? नहीं ना। और में ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि उनकी जड़ों में जो होता है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। और जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, जो वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है उसको क्या करता है, उसको ग्रहण करता है और पौधे को उपलब्ध कराता है। और जो पौधा जो होता है उसको आवास ग्रहण करने को देती है। किसको?
राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया को। तो दोनों का क्या है, सहजीवी संबंध है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये सहजीवी संबंध हो गया, ये परपोषी में आता है, ठीक है। और एक होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी में क्या होता है, जो सड़ी गली जो चीज़ें होती हैं, मरी हुई जो चीज़ें होती हैं, उनसे क्या करता है, पोषक तत्व प्राप्त करता है। और जो सड़ी हुई मरी हुई जो चीज़ हैं उसको, उनको प्लस माइनस से क्या मतलब, तो समझ में आ गया। तो परपोषी है वो 3 प्रकार का होता है, परजीवी, सहजीवी और मृतोपजीवी। परजीवी में जो होता है एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है। सहजीवी में क्या होता है, दोनों को लाभ होता है। मृतोपजीवी में अकेला पोषण प्राप्त करता है। समझ में आ गई ना। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे। पोषण, स्वयं पोषण किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ऐसे पौधे स्वयंपोषी कहलाते हैं। चलो चैप्टर में बात करते हैं आगे। मैंने आपको ये पहले बता दिया, अब चैप्टर में पढ़ते हैं। देखो पादपों में जो पोषण की विधि है, देखो जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, वो ये क्या है, पादपों में पोषण विधि है। और ये कैसे, ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं चारों ओर पौधे के। जल मिट्टी में जो होता है ना, और जो क्या है, जल कैसे जाता है, जल जाइलम से जाता है, और फ्लोएम से क्या जाता है, फल। तो ये सूत्र बना रखा है मैंने। तो पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। पोषण क्या है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। स्वयं पोषण क्या है, देखो इसमें दे रखा है पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं पोषण या स्वयं पोषण कहलाती हैं। और अतः ऐसे पादपों को स्वयंपोषी कहते हैं। और ये क्या आगे क्या दे रखा है, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रही है, पहली जो कह रही है, जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। क्योंकि भाई हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। अगर हमारे अंदर क्लोरोफिल होता तो क्या करते हम प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बना लेते। हमको आज ना तो पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही, ना पढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही। आराम से सूर्य के नीचे खड़े होकर आराम से मुंह फाड़ के क्लोरोफिल के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना लेते। फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। फोटोसिंथेसिस क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊं। जो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो क्या करता है, जो पृथ्वी है ना हमारी, उस पर सबसे महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। जो क्या करती है, ऑक्सीजन मुक्त करके और CO2 का उपभोग करके, कौन, जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो वो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन को तो मुक्त करते हैं और CO2 का उपभोग करते हैं। आज दुनिया का जो आज के अनुकूल वातावरण बदल दिया है। क्या, दुनिया को आज के अनुकूल वातावरण बदल दिया है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण हमारी सभी खाद्य आवश्यकताओं और फाइबर और निर्माण सामग्री की हमारी कई ज़रूरतों को पूरा करता है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, देखो आगे दे रखा होगा, ये रहा, ये जो पत्ती है आपको दिख रही होगी, जो ये पत्ती है, इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो क्या करता है, सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है। और इधर से देखो CO2 को अंदर ले रहा है रंध्रों के माध्यम से, और ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है। ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण को दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र। ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस को दर्शा रहा है। समझ में आ रहा है। और क्या कह सकते हैं हम, जो प्रकाश संश्लेषण क्या है, हम जैसे मैं अपनी आमले के मेज में कहूँ, जो पौधे में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है ना पौधे में, वो क्या है, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस विधि में क्या होता है, जो पौधों की पत्तियां हैं ना, उनमें उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है, वो सूर्य के प्रकाश से क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषित करके देर ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा मिलती है उससे क्या करता है, जल और CO2 की सहायता से जो ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करता है। कहने का मतलब है जो CO2 है ना, CO2 और जल, ये क्या है,
प्रकाश की उपस्थिति, और क्लोरोफिल जो क्लोरोफिल है उपस्थित, जो पत्तियों में जो उपस्थित जो क्लोरोफिल है वो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करता है और CO2 और H2O की हेल्प से ग्लूकोज के रूप में, तो किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का, C6H12O6। यही क्या है? यही फोटोसिंथेसिस है, यही प्रकाश संश्लेषण है। और दूसरे लैंग्वेज में समझाऊँ आपको, जैसे कि हम क्या खाते हैं, कुछ खाते पीते रहते हैं, पानी पी लेते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। क्या कभी आपने पौधों को कुछ खाते देखा है? नहीं देखा ना। ये क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के कारण अपना भोजन जो क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। यही क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। बात तो भोजन की होगी, भोजन हम खाते हैं, इनको कभी खाते नहीं देखा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ एक चित्र के माध्यम से। वो चित्र है, ऊपर दे रखा है, सही ये रहा। अब देख लो, ये क्या है? ये रही जड़ें, ये आपको जड़ें दिख रही हैं। इन जड़ों से जो होता है, ये क्या करती हैं? मिट्टी से, अपने आसपास के परिवेश से, चारों ओर से जल को जाइलम के द्वारा पत्तियों में पहुंचा देती हैं। तो जो जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O, इसके बारे में हमको पता होनी चाहिए। और ऑक्सीजन को हम O2 से डिनोट करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 से डिनोट करते हैं। इन तीनों के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो मिट्टी से क्या गया? जल गया और पत्तियों में पहुंच गया। तो पत्तियों में जल को हम किससे डिनोट करेंगे? जल को H2O से। तो पत्तियों में क्या है? H2O। समझ में आ गई ना। अब जो हम जो कुछ भी लकड़ी वगैरह जो जलाते हैं, जो धुआं निकलता है वो क्या है? CO2। तो ये वायुमंडल में विद्यमान है CO2, ठीक है। तो ये क्या करता है? पत्तियां इसको क्या करती हैं? CO2 को ग्रहण करती हैं। अब देख लो, अब क्या हो गया? पत्तियों में CO2 भी हो गया। अब पत्तियों में क्या क्या पहुंच गया? मिट्टी से तो पहुंच गई पानी H2O, और वायुमंडल से क्या ग्रहण कर लिया? CO2। तो एक तो H2O हो गया, एक CO2 हो गया। अब चलो ये दोनों आ गए, अब इनकी सहायता से हम खाना बनाते हैं। अब कह सकते हैं हमको जल भी मिल गया, CO2 एक तरह से हम कह सकते हैं आटा भी मिल गया। अब इसको पकाने की देरी है। अब पकाएंगे कैसे, या भोजन कैसे बनाएंगे? चलो बात करते हैं। अब देखो, मैं आपको, अब एक तो हो गया, देखो पत्तियों में क्या क्या हो गया? CO2 हो गया, एक हो गया जल। अब जो पत्तियों में जो ऊर्जा है वो क्या? सौर ऊर्जा से प्रकाश मिल गया, सौर ऊर्जा से। तो एक तो हो गया हरित लवक, ये देखो CO2 और H2O। अब क्या होता है? पत्तियों में क्या होता है? हरित लवक होता है, क्लोरोफिल, और सूर्य का प्रकाश होता है। तो इन दोनों के माध्यम से क्या बनेगा? भोजन का निर्माण हो जाएगा। और इसमें क्या होती है? पत्तियों में बच जाती है O2। तो ये क्या कर देगी? O2 का मतलब है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे, ऑक्सीजन को छोड़ देंगे। तो यही क्या है? फोटोसिंथेसिस। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। चलो आगे बात करते हैं। कहाँ चल रहे थे हम? अपने चैप्टर पर आते हैं, फोटोसिंथेसिस पर चल रहे थे। मैंने आपको बता दिया, देखो पादपों में पोषण की विधि, पोषण क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रकरण, यह कैसे होता है, मैंने आपको बता दिया। ये भी बता दिया मैंने। पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं परंतु पादप के दूसरे भाग का नहीं। ये आपको संरचना भी समझा दिया, आपको स्ट्रक्चर भी। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की विद्यमान से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की ऊर्जा के होने के कारण कार्बोहाइड्रेट मतलब भोजन और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। अब देखो ये संरचना दे रखी है। रंध्र पत्तियों में क्या उपस्थित होते हैं? रंध्र उपस्थित होते हैं। अब रंध्र क्या होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए आपको। तो जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं ना, पौधों की जो पत्तियां जो होती हैं, देखो ये रही पत्ती, तो रंध्र ये क्या होती हैं? पौधों की पत्तियों पर और तनों पर भी मिलते हैं, और जो नई जड़ें हैं उन पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या होते हैं? रंध्र। और जो रंध्र होते हैं, जो ये छिद्र हैं,
इन छिद्रों को रंध्र कहा जाता है, और जो रंध्र हैं इंग्लिश में इसको स्टोमेटा कहते हैं। ये क्या करता है, पौधों और पर्यावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान करने में मदद करते हैं। CO2 को ग्रहण करते हैं, O2 को छोड़ते हैं। तो ये क्या है, ये गाढ़ कोशिकाओं से घिरा रहता है रंध्र। समझ में आ गई क्या है रंध्र। तो चलो और देखो, ये क्या, ये दिए रखा रंध्र द्वार। ये क्या है, रंध्र द्वार। आपको देखो ये जूम करके बता दिया है। ये द्वार कोशिकाएं हो गई। क्लोरोफिल देखो, ये पत्ती की कटिंग करके क्लोरोफिल को बताया गया है। ये क्लोरोफिल है, दिख गया होगा आपको। ये क्या होता है जो, और देखो रंध्र देख लो, ये रहा रंध्र बीच में देखो। ये क्या है, द्वार कोशिकाओं से घिरा हुआ है ना। मैंने आपको बताया रंध्र द्वार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, गाढ़ सेल्स से। ये देख लो, ये रहा द्वार कोशिकाएं, इन दो द्वार कोशिकाओं से घिरा हुआ है। ये रही द्वार कोशिकाएं, इनसे क्या घिरा हुआ है, रंध्र। बीच में छोटा सा छेद देख रहे हो, ये रहा रंध्र। ये आपको जूम करके बताया हुआ है। इसमें क्या होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल, अब देख क्लोरोफिल भी देख सकते हो आप। समझ में आ गया। ये पत्ती की कटिंग है, कटिंग करके बताया गया है। क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र। अब मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बता दिया। दूसरा चित्र, प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र। अब क्या कहता है भुजो, क्या कहता है, भुजो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी तथा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। जी बिल्कुल होता है। क्या होता है, जो कहते हैं ना, हरे पौधों, हरी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। भाई कहीं कहीं आपने पत्तियां लाल, बैंगनी और भूरे रंग की भी देखी होंगी। क्या उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? इसका मतलब वो हरी नहीं होती है, क्या उनमें नहीं होता है? भाई होता है, उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन वो हरा क्यों नहीं दिखता, ये जो रंग हैं उस हरे रंग को क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं, ढक लेते हैं, जैसे हम हिंदी में प्रच्छादन कहते हैं, प्रच्छादन। समझ में आ रहा है ना। ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं। अब ये देख लो आप, क्रियाकलाप 1.1, इसमें क्या बताया गया है। देखो, एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। एक को अंधकार अथवा काले बक्स में 72 घंटों के लिए रख दिए, दूसरे को प्रकाश संश्लेषण में रखिए। दोनों पादपों की पत्ती में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे कक्षा 6 में किया था ना आपने, पिछली क्लास में कराया था। आयोडीन परीक्षण कराया था या नहीं कराया था। आलू को काट के उस पर तनु आयोडीन की जो बूंदें डालते हैं, और फिर कुछ देर बाद देखते हैं जो आलू का जो टुकड़ा होता है वो काले रंग का हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो उसमें क्या, किसका परीक्षण हो गया, किसकी जांच की थी वो आपने, बताओ किसकी जांच की थी। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पता लगाया था ना, वही बात है। अब देखो ये दे रखा कि देखो, परंतु हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की भी पत्तियां क्लोरोफिल होता है। इन पत्तियों में क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन होता है, मतलब ओवरलैपिंग होती है, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखो गीत शैवाल, शैवाल कैसे कहते हैं। आपने कभी गांव में काई देखी है, जैसे काई कहते हैं देसी लैंग्वेज, गांव की लैंग्वेज में, वही क्या है, वो शैवाल है। क्या है वो। अब जो क्वेश्चन आता है एग्जामों में कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, वो कुछ एग्जामों में एक्जोलॉजी भी मानते हैं इसको। और कौन करता है इनका, इनका अध्ययन कौन करता है, फाइकोलॉजिस्ट करता है। काई है ये, आपको बता दूं जिससे आपको याद रहेगा। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। चलो, जो मैंने शॉर्ट नोट्स, जो मैंने नोट्स बनाए थे, अब उस पर ले जाता हूँ। अब देखो हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। फोटोसिंथेसिस, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम किस हिसाब से चलता है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। अब जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है ना, उसके अलावा एक मैग्नीशियम भी पाया जाता है। मैग्नीशियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर की जो पेपर लगे हैं उनमें पूछा गया है। अतः जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती हैं। अब क्यों कहते हैं इनको पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ, क्योंकि ये क्या करती हैं, भोजन बनाने का काम करती हैं। रंध्रों के माध्यम से CO2 ग्रहण करती हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें जल और CO2 होता है, और इन्हीं में तो विद्यमान होता है। तो सौर प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की हेल्प करते हैं ये क्लोरोफिल जो होता है।
जो क्या करता है, पत्तियों में सौर प्रकाश या सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की मदद करते हैं। अब ये देख लो 6CO2 + 12H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या क्लोरोफिल की सहायता से क्या भोजन का निर्माण करते हैं। ये क्या है, ग्लूकोज C6H12O6। और क्या होता है, और 6 अणु जल के बच जाते हैं H2O के, और 6O2 रिलीज हो जाता है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, देखो 6 बाल्टी जो 6 सिलेंडर CO2 और 12 बाल्टी पानी की, क्या बन जाता है, इससे बन जाता है ग्लूकोज। समझ में आ गया। अब रंध्र किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया। ये द्वार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को छोड़ते हैं। गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र के माध्यम से। और रंध्र से क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन का भी काम होता है। अब बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ये क्या है, पौधों द्वारा जो अनावश्यक जल को, पौधों में जो अनावश्यक जल होता है उसको बाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है, क्या, बाष्पोत्सर्जन। समझ में आ गया। जाइलम क्या होता है, इसे इंग्लिश में जाइलम, हिंदी में वाहिकाएँ कहते हैं, वाहिकाएँ। इनसे क्या होता है, जड़ के माध्यम से जो पत्तियों तक जल जाता है वो जाइलम के द्वारा जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे। क्लोरोफिल जो होता है इसका यूज जल तथा CO2 से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अब देख लो क्लोरोफिल जो होता है, ये सब कुछ दे रखा है ना चैप्टर में, और मैंने वही लिखा है आपको शॉर्ट नोट्स। हरी पत्तियों के अलावा अन्य रंग की पत्तियों में भी होता है। अन्य रंग की जो पत्तियां हैं इनमें जो उपस्थित जो रंग होते हैं, जो अलग अलग तरीके के काले, हरे, भूरे जो होते हैं, सॉरी काले नहीं, हरे, भूरे और या फिर अन्य प्रकार के जो कलर हैं, कलरफुल जो पौधे होते हैं, उनमें क्या होता है, जो हरा रंग जो होता है उसको प्राच्छादन कर लिया जाता है। शैवाल क्या है इसके बारे में बता दिया, शैवाल इकाई है। अब देखो पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण किस तरह से होता है, बता सकते हो। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण कैसे होता है, आपने पढ़ा भी होगा, क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। जो प्रकाश संश्लेषण है उसके माध्यम से क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, वही है। तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, उसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और प्रोटीन जो होता है उसमें क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी होता है, 16% प्रोटीन, ठीक है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात की जाती है। जो पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का जो संश्लेषण होता है। अब जो प्रोटीन जो होता है इसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन भी, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इनसे क्या होता है, इन्हीं से अन्य खाद्यों का संश्लेषण होता है। और जो प्रोटीन होता है वो उसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है। अतः कह सकते हैं प्रोटीन एक नाइट्रोजनीय पदार्थ है, 16% होता है इसमें। तो पौधों में नाइट्रोजन कहाँ से आता है, बताओ कैसे मिलता है पौधों को, मैंने आपको बताया होगा। जो राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको अवशोषित करके पौधों को उपलब्ध करा देते हैं, जो उनकी जड़ों में पाए जाते हैं और सहजीवी संबंध का कारण बनते हैं। यही क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है एक तरह से। समझ में आ गया ना। तो विलेय और ब्लैक को भी आपको पता होना चाहिए कि विलेय क्या होता है, ब्लैक क्या होता है। अब देखो कोई सॉल्यूशन ले लो आप, जैसे मैंने ले लिया, एक तो ले लिया मैंने नमक और एक ले लिया मैंने पानी, या फिर हमने ले लिया नींबू और ले लिया पानी। अब जो कम मात्रा में क्या है, नींबू, तो कम मात्रा वाला जो द्रव है उसको क्या कहते हैं, हम विलेय कहते हैं, विलेय। और जो अधिक मात्रा वाला जो द्रव है उसे हम विलायक कहते हैं। और इन दोनों से क्या होता है, सॉल्यूशन का निर्माण होता है। समझ में आ गया ना। तो पादपों में आगे बात करते हैं, पादपों में पोषण की अन्य विधि कौन कौन सी हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक तो स्वयंपोषी और एक परपोषी। स्वयंपोषी क्या होता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी जो होता है वो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, परजीवी, सहजीवी और मृतोपजीवी। परजीवी के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है। सहजीवी में दोनों को एक दूसरे को लाभ प्रदान करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। मृतोपजीवी जो होता है मृत पदार्थों से, मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है।
अब आगे बात करते हैं घटपर्णी पौधा की। जो घटपर्णी पौधा है वो क्या करता है, ये पत्तियों का रूपांतरण है, पत्तियों का घड़े जैसा हो जाता है ये बनकर। ये कीट से नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है, कीड़े से। और जो घटपर्णी पौधा है उसका नाम हम कह सकते हैं नेपेंथिस। ये कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। ये मैंने आपको घटपर्णी पौधा के बारे में पूरी डिटेल बता दी। अब मैं आपको बता दूँ, जो घटपर्णी जो पौधा होता है उसमें क्या होता है, उसमें पोषक तत्व होते हैं। एक तरह से उसका घटपर्णी पौधे में जो फूल जो पौधा होता है उसमें रस होता है। तो भौरा क्या करता है या कीड़ा जो क्या करता है, वो उस रस की ओर खिंचा चला जाता है। एट्रैक्शन, आपको एट्रैक्शन के बारे में पता होगा। मृत्यु का कारण बनता है, विनाश का कारण बनता है एट्रैक्शन, आकर्षण। हम खिंचे चले जाते हैं ना एट्रैक्शन की तरफ। तो वही सेम घटपर्णी पौधा का कीड़े का उदाहरण है। घटपर्णी पौधे की साइड रस के लिए, पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, उसकी ओर भगे चले जाते हैं, दौड़ते चले जाते हैं। और धीरे धीरे उस घटपर्णी पौधे में जो कीड़े होते हैं वो एंट्री कर जाते हैं और क्या करते हैं, मकरंद को चूसते हैं, शहद को चूसते हैं, रस को चूसते हैं, पोषक तत्वों को चूसते हैं। और जो घटपर्णी जो पौधा होता है वो ऊपर से धीरे 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 बंद हो जाता है। और जो कीड़ा होता है उसकी तड़प तड़प कर मौत, बहुत बुरी मौत होती है। तो ये विनाशकारी पौधा है जीवों का, कीड़े मकोड़ों का। ऐसे ही मायावी जाल हमारी पर्सनल लाइफ में देखने को मिलता होगा आपको, वो भी विनाश का कारण है, सेम टू सेम। उसमें भी क्या होता है, आदमी तड़प तड़प कर मर जाता है। समझ में आ रही है ना। अब आगे बात करते हैं मृतजीवी। बता दिया मैंने आपको मृतजीवी के बारे में भी, तो मृतजीवी के बारे में बता दिया मैंने आपको। जो जीव मरे हुए गड़े सले जीवों से अपना भोजन लेते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। अब बात करते हैं मशरूम। मशरूम देखा है आपने कभी, ये एक प्रकार का फंगस है, ठीक है। क्या है ये, फंगस है, कवक है ये मशरूम। लेकिन कुछ कवक जो होते हैं खाने के काम भी आते हैं, जैसे मशरूम हो गया, ये फायदेमंद होता है हमारे लिए। कुछ पौधों के क्या है, औषधि के रूप में काम में लेते हैं, कुछ कवकों को, कुछ फंगस को, ठीक है। तो क्या है, उससे उस कवक से क्या औषधि के रूप में काम में लेते हैं, उससे क्या पेनिसिलिन नाम की दवाई बनाई जाती है। देखो ये दे रखी कवक, मैंने पहले ही लिख दिया है आपके लिए। कवक जो औषधि के रूप में काम आते हैं वो उस कवक से क्या बनाई जाती है, पेनिसिलिन। और इस पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने। और कुछ कवक जो होते हैं उनसे रोग भी हो जाते हैं, जैसे दाद हो गया, खाज, खुजली, एक एथलीट फुट भी होता है, और गंजापन। तो फंगस और जो कवक हैं वो भी कई तरीके के होते हैं, जो हमारे लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं मशरूम से हमारे लिए, और इनसे रोग भी होता है, और ये औषधि के रूप में भी काम आते हैं। अब मैंने आपको सहजीवी संबंध के बारे में भी बता दिया। सहजीवी संबंध क्या होता है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, आवास एवं पोषक तत्व को एक दूसरे को प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल दे दिया लाइकेन। लाइकेन में क्या आता है, एक तो शैवाल और कवक दोनों का सहजीवी संबंध होता है। शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य जो होता है उसको कवक को देता है। और जो कवक होता है ये शैवाल को आवास प्रदान कराता है, जल प्रदान कराता है और पोषक तत्व प्रदान कराता है। अतः एक दूसरे के लिए लाभकारी हैं, एक दूसरे को जो लाभ आदान प्रदान करते हैं। समझ में आ गया ना। ऐसे ही सेम फलीदार फसलों की मैं बात करता हूँ, आपको पहले भी बता दिया मैंने आपको। जो फलीदार जो फसलें हैं उसमें उनकी जो जड़ों में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जीवाणु पाया जाता है। और वो राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है उसको अवशोषित करके और क्या कर देता है, पौधे को दे देता है। पौधे उस रूप में उसको प्राप्त कर लेते हैं। ये पौधे जो होते हैं डायरेक्ट वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं, राइजोबियम जो फलीदार फसलें होती हैं उससे राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया उपलब्ध करा देता है। इसलिए हम इसमें जो होते हैं केमिकल नहीं डालते हैं, जैसे यूरिया हो गया, DAP हो गया, आपने कभी देखा होगा। फलीदार फसलों जो दाल वगैरह जो होती हैं, फलीदार जो फसलें होती हैं उनमें हम कभी नहीं देते, क्योंकि उसमें उनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन उपलब्ध करा देता है। तो जो फलीदार फसलें नहीं होती हैं तो उनमें नाइट्रोजन कैसे प्राप्त होती है सर, वायुमंडल से तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उनमें हम केमिकलों के माध्यम से नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य भी बना रहता है पौधों का। जैसे यूरिया हो गया, DAP हो गया। DAP में क्या होता है, 18% नाइट्रोजन होती है और 40% फास्फोरस होता है। कैसे याद करते हैं, DAP 18-40 और NAP 11-48।
ये मैंने याद करने की ट्रिक बना रखी है। आगे बात करते हैं, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? बताओ, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? बताओ। क्या करते हैं, जो मृदा में जो पोषक तत्व जो होते हैं वो क्या करते हैं, पादप क्या करते हैं, उन पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। धीरे धीरे क्या होती है, मृदा में उन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो उस पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति को करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन देते हैं, फास्फोरस देते हैं, पोटेशियम जो देते हैं। फिर क्या होता है, पादपों द्वारा लगातार उपयोग करने से इनके मृदा में धीरे धीरे इनकी कमी हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, मृदा में खाद्य उर्वरक मिलाने की आवश्यकता होती है। आपने कभी सोचा है वो खाद्य उर्वरक क्यों मिलाते हैं? पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए। अब क्या होता है, पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए हम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब नाइट्रोजन कैसे दें, बताओ। अब फसल जो कटाई जाए तो मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो क्या करते हैं, जो मृदा में होती है तो वायु में नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा होती है, 78% होती है। लेकिन पादप इसका उपयोग उस तरह से करने में असमर्थ होते हैं, जैसे उससे करते हैं ना, जैसे CO2 प्राप्त करते हैं, इस तरीके से नाइट्रोजन प्राप्त नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को विलय रूप में, कम रूप में ही, मैंने बताया ना विलय और विलय, कम रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, विलय के रूप में, विलय सॉल्यूशन के रूप में। ठीक है। अब कुछ जीवाणु भी हैं, उनसे भी क्या होता है, पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। मैंने आपको पहले सब कुछ बता चुका हूँ। कीट बच्ची पौधे होते हैं, वो उनमें क्या होती है, वो क्या करते हैं, कीड़ों को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और उसमें घटपर्णी जो पौधा होता है, कीट बच्ची पौधे कहलाते हैं वो। घटपर्णी पौधा की एक कीट बच्ची पौधा है, ठीक है। कीटों का भक्षण करते हैं। उस कीट में क्या होता है, नाइट्रोजन, उससे क्या होता है, नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेता है वो पौधा। तो कीट जो होता है, कीट बच्ची पौधे इस तरह से क्या करते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं। तो जो इस चैप्टर में जो कुछ भी है, फर्स्ट चैप्टर में पादपों में पोषण, मैंने आपको वो सब कुछ बता दिया है। चलो चैप्टर में पढ़ते हैं। थ्योरी के रूप में क्या क्या और दे रखा है उसमें मैंने आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में बता दिया है। एक बार मैं किताब और पढ़ा देता हूँ, जिससे आपको ये भी गिलानी नहीं रहेगी कि सर कुछ रह तो नहीं गया। वैसे मैं आपको सारे शॉर्ट नोट्स में सब कुछ लेके आ गया हूँ। देखो मैंने इसके बारे में बता दिया, पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ बता दिया आपको, अमरवेल के बारे में बता दिया, पादप किस तरीके से, ठीक है। परपोषी क्या होता है, परजीवी क्या होता है, ये सब कुछ बता दिया मैंने आपको। परपोषी क्या है, परजीवी क्या है, कीट बच्ची पादप कौन से क्या हैं। अब देख लो, ये रहा, ये क्या है, ये रहा ढक्कन। पत्ती ढक्कन की तरह कार्य करती है। घट में रूपांतरित पत्ती, जो पत्ती होती है वो उस घट के रूप में घड़े जैसी संरचना का रूप ले लेती है। और जो कीड़ा जो होता है वो सुगंध के जो उसमें जो रस जो होता है इसमें, उसके कारण इसकी ओर अवशोषित होता है और अंदर चला जाता है और वहाँ से मकर रस प्राप्त करता है। उसको भी मज़ा आता है, कुछ देर तक तो मज़ा आता है, बाद में ये क्या करता है, धीरे धीरे ये बंद हो जाती है यहाँ से, और बेचारे की बहुत बुरी मौत हो जाती है। उससे क्या है, ये नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। मृतजीवी क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। देखो, छत्रक का के पैकेट, सड़ी गली वस्तु पर उगा छत्रक। छत्रक क्या कह रहा है, पता है कौन, क्या छत्रक क्या है? ये कवक है, फंजाई है, क्या है ये कवक फंजाई में क्या आते हैं, बताओ। मशरूम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ब्रेड रोटी या डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें, नमक उस स्थान पर 2 से 3 दिन के लिए रख दें, अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। ये संरचना सफ़ेद, हरे, भूरे अथवा किसी अन्य रंग के धब्बों के रूप में हो सकती है। किसी आवर्धक लेंस की सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने से और अवलोकन कीजिए, रुई के धागों जैसी समान संरचना दिखाई देती है। ये क्या है, कवक और फंजाई है।
पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती हैं। ये मृत विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैव पदार्थ की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करती हैं, जिससे ये क्या वे विलयन रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैव पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी क्या है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है ये मैंने आपको बता दिया। धीरे धीरे क्या जो पौधे होते हैं वो सभी पोषक तत्वों को अपने परिवेश से क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। धीरे धीरे कमी आ जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम उर्वरक, खाद उर्वरक देते हैं कि नहीं देते हैं। देखो इसमें वो सब कुछ वही दे रखा है, मैंने जो आपको बता चुका हूँ। पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की। मैंने ये भी बता दिया किस तरह से नाइट्रोजन मिलता है, राइजोबियम में है ये, ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं। प्रमुख शब्द स्वयंपोषी क्या है, वो अपना जो बे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयंपोषी। क्लोरोफिल क्या है, पत्तियों में जो क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। विषमपोषी क्या है, परपोषी क्या है। कीटपक्षी पादप कौन से होते हैं, घटपर्णी पादप जिसके बारे में मैंने बताया था, जो नेफेंथिस जो मेघालय में पाया जाता है। पोषक क्या हैं, परजीवी क्या हैं, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, मृतजीवी क्या है, बताओ। कीटपक्षी पादप, नेफेंथिस बता दिया। पोषक क्या हैं, परजीवी क्या है, दूसरे जीवों से जो पोषण प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है, जल से जो मिट्टी से जो जड़ों के द्वारा, जाइलम के द्वारा जल पत्तियों तक पहुंचता है, और पत्तियों में पहले ही क्लोरोफिल होता है, और वायुमंडल से CO2 प्राप्त कर लेते हैं रंध्रों के द्वारा। तो पत्तियों में CO2 और जल की उपलब्धता होने के कारण और क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्या होता है, भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। मृतजीवी क्या है, सड़े गले पौधे मृतजीवी हैं। सड़े गले पौधे कुछ भी चीज़ हो गई सड़ी गली। रंध्र क्या हैं, आपने चित्र में बताया था मैंने, सहजीवी संबंध, राइजोबियम का ले लो, एक लाइकेन का ले लो। कवक, फंगस। आपने क्या सीखा बताओ। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण, हरे पादप जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। इसके बारे में आपने सीख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा, आपको बिल्कुल पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। हरे पादप CO2, जल, खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है और इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी है, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परपोषी जो होता है जो दूसरों को पोषण प्राप्त कराते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, वे विषमपोषी कहलाते हैं या परपोषी, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ पता पड़ गया होगा, सारे क्वेश्चनों को लगा लेना। चलो दूसरे चैप्टर की हम बात करते हैं, प्राणियों में पोषण किस तरीके से होता है। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ क्या हैं, खाद्य किस प्रकार से अंदर लेते हैं, अंदर लेने की, अंतर्ग्रहण अंदर लेने की। मानव में पाचन किस तरीके से होता है। दांत, तीत कितने तरीके के होते हैं, मुख एवं मुख गुहा में चला जाता है भोजन, सबसे पहले मुख में जाता है, दांतों से चबाते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं, दांतों से चबाने के बाद वो क्या ग्रसिका है, ग्रास नली में चला जाता है, ठीक है। देखो पहले मुंह में जाता है तो ये जीभ टंग हो गई, टंग में कितने प्रकार के, आगे का भाग जो होता है मीठे का आवाज़ कराता है, पीछे वाला भाग जो होता है वो कड़वे का, और ये एक ये वाला भाग हो गया, एक ये वाला भाग हो गया। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा और क्या पढ़ाऊंगा इसमें, इस चैप्टर में और क्या दे रखा है। ये रही देखो, ये भोजन हो गया, ये ग्रस का है, ग्रस का है, ये ग्रस का बोलते हैं इसको। ये क्या करती है, क्रमाकुंचित, ये संकुचित होकर भोजन को आगे धकेलती है, ठीक है। ये देखो ये हो रही कब संकुचित, पहले कभी फूल जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसके माध्यम से ये भोजन है आगे चला जाता है, इसके माध्यम से किसमें चला जाता है, आमाशय में। तो भोजन ऐसे क्यों जाता है, वापस क्यों नहीं आता बताओ, क्योंकि यहाँ बाल्ब लगे और होते हैं, इस जगह पे बाल्ब लगा हुआ है,
इस जगह पे बाल लगा हुआ है, बाल लगे हुए थे, इसलिए भोजन जो होता है वापस नहीं जाता है। समझ में आ गया? यहाँ से भोजन आमाशय में आ गया। आमाशय में कई सारे जो रस होते हैं वो निकलते हैं, उस रसों से रस क्या होता है, भोजन को पचाने के काम में आता है। उसके बाद क्षुद्रांत में जाता है, क्षुद्रांत से होकर बृहदांत में जाता है, बड़ी आंत में, और आगे जाकर मल मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जो अपचित जो भोजन होता है वो। और घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस तरीके से होता है, ये जुगाली करते हैं, रोमंती कहलाते हैं, कुछ इस तरीके से दे रखा है इसमें, ठीक है। और आगे बात करते हैं, और क्या है इस चैप्टर में, अमीबा में संवरण एवं पाचन, ये अमीबा के बारे में बताया है, बस यही इस चैप्टर में दे रखा है। तो चलो देखते हैं अपने नोट्सों में। प्राणियों में पोषण, भोजन ग्रहण, क्या भोजन ग्रहण, प्राणियों में पोषण किस तरीके से होता है, भोजन ग्रहण करते हैं, वो किस तरीके से पचता है, उसका पाचन, वही क्या है प्राणियों में पोषण, पाचन हो जाता है, तो हमारे ब्लड सेल्स के द्वारा, रुधिर वाहिकाओं के द्वारा वो हमारा शरीर उसको प्राप्त कर लेता है। तो पाचन क्या है, ये क्या है, जटिल खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो टूटकर सरल खाद्य पदार्थों में बदल जाते हैं, वही क्या है, वही पाचन है। आप ही देख लो, मैंने कितनी मेहनत से आपको एक एक चीज़ बुक में से इसमें लिखी है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कार्बोहाइड्रेट क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विद्यमान होते हैं, जो क्या करते हैं, जो ग्लूकोज में टूट जाता है सरल शर्करा में। वसा जो होती है, फैट, वो क्या होती है, फैटी, जो टूटकर फैटी एसिड में बदल जाती है, ग्लिसरॉल जिसे कहते हैं। प्रोटीन जो है वो टूटकर अमीनो एसिड में बदल जाते हैं, जिनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हमारे भोजन को, हमारी बॉडी को पोषण मिलता है, ठीक है। अब देखो हमारी जो ब्लड है, ब्लड सेल्स, उसमें हम बोतल लगा दें, ग्लूकोज को चढ़ाते रहे हम उस बोतल के माध्यम से, तो हमको कभी भी भोजन खाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमको ग्लूकोज की पूर्ति हो रही है ना, इससे हमारा जीवन यापन हो जाएगा। हम कभी भी भोजन नहीं खाएं तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। आपने कभी देखा होगा, जो मरीज होते हैं, जो पेशेंट जो होते हैं, वो बीमार हो जाते हैं, तो कई कई दिनों तक डॉक्टर उनको एक दो दिन 3 दिन, जितने दिन वो एडमिट रहते हैं, तो खाने की मना करता है ना, ज़्यादा कुछ खाने नहीं देता है, तो क्या है, बोतलों के माध्यम से ग्लूकोज की पूर्ति उसको हो जाती है, इसलिए उसको खाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो खाद्य जो अंतर्ग्रहण होता है उसकी विधियाँ, जो खाद्य अंतर्ग्रहण का मतलब होता है खाने को अंदर कैसे जाता है, किस तरीके से जाता है। अलग अलग जो पशु हैं, अलग अलग जीव हैं, जंतु जो हैं, वो अलग अलग तरीके से भोजन को ग्रहण करते हैं। अब जैसे इसमें बताया गया है, जो पौधे हैं और जो मरमर पक्षी जो होता है ना, जिसे हम हमिंग बर्ड बोलते हैं, वो पौधे का मकरंद चूसते हैं, ठीक है। कुछ मानवीय एवं जंतु के शिशु, मानवों के शिशु बच्चे जो होते हैं, और जंतुओं के कुछ शिशु, जैसे गायों का बछड़ा जो होता है, वो क्या करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, ठीक है। ये खाद्य अंतर्ग्रहण की जो अलग अलग विधियाँ, कौन क्या खाता है, कौन क्या खाता है, किस सर्प जो वंश है, वो क्या करते हैं, शिकार को सीधे निकलते हैं। कुछ जलीय जीव हैं, प्राणी, वो क्या करते हैं, पानी में तैरते हुए जो खाद्य कण जो होते हैं ना, उनको छानकर उनका भक्षण कर लेते हैं। जलीय प्राणी कुछ इस तरीके से करते हैं। एक स्टार फिश है, तारा मछली। अब ये एग्जाम में कहीं ये ऐसे आ जाता है कि कौन सी मछली का प्रकार नहीं है, कौन सी मछली नहीं है, उसमें एक ऑप्शन आएगा स्टार फिश या तारा मछली। तो ये क्या है, ये एक मछली नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या करती है, स्टार जो फिश होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो कठोर कवच वाले जो जंतु होती हैं ना, उनको क्या करती है, स्टारफिश जो होती है, अपने आमाशय को बाहर निकाल लेती है, और क्या करती है, इस कवच को तोड़कर इसमें जो कुछ भी अंदर होता है उसे क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, अंदर ले लेती है, ठीक है। ये स्टारफिश का काम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी गई है प्रीवियस ईयर में। मानव में पाचन किस तरीके से होता है, अब बताओ। सबसे पहले भोजन मुख में जाता है, जैसे मुख गुहिका, जिसे बकल कैविटी कहते हैं। फिर क्या है, फिर ग्रास नली में जाता है, या ग्रस का, जिसे क्या कहते हैं, ओइसोफेगस। ग्रस का या ग्रास नली से भोजन आमाशय में चला जाता है, और आमाशय के बाद क्षुद्रांत, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। उसके बाद बृहदांत, बड़ी आंत, बिग इंटेस्टाइन में चला जाता है। उसके बाद मल, जो अपचित जो भोजन होता है, वो मल द्वारा, गुदा द्वारा बाहर निकल दिया जाता है। जो ये सभी जो चीज़ हैं, बक्कल कैविटी से लेकर मल द्वार तक, ये क्या है, ये आहार नाल का निर्माण करती हैं। आहार नाल जिसमें आहार उपलब्ध होता है, ये ठीक है। अब पाचक रस जो स्रावित जो करती हैं, वो ग्रंथियाँ वो कौन कौन सी हैं। एक तो लाला ग्रंथि हो गई, सलेवरी ग्लैंड।
एक लीवर हो गया, यकृत ये पित्त रस का श्रावण करती है, जो लाला ग्रंथि होती है जो लार रसों का श्रावण करती है, लार हो गया, लीवर पित्त रस का श्रावण करती है। और जो पैनेक्रीज जो अग्नाशय जो है वो अग्नाशयी रस का श्रावण करती है। इन सभी से कुछ ना कुछ होता है। लार जो होती है, लार जो रस होता है जो भोजन को पचाने, भोजन को आसानी से निगलने में सहायता करता है। यकृत जो पित्त रस है, ये देख लो, पित्त रस का भी कुछ ना कुछ काम है, अग्नाशय रस का भी कुछ काम है। ये क्या करते हैं, ये जो पेट में जो खतरनाक भोजन के साथ जो जीवाणु आते हैं उनको नष्ट करने का काम करते हैं। अम्ल जो बनती है उसको शांत करने का काम करते हैं। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं मेरे हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखो, ये आपके 4 तरीके के टीथ होते हैं। एक तो होता है इंसाइजर, जिसे हम कहते हैं कृंतक, कर्तन। एक होता है कैनाइन, जिसे रत्नक बोलते हैं। एक प्रीमोलर होता है, एक मोलर होता है। कृंतक या कर्तन, कर्तन क्या कार्य करता है, इंसाइजर क्या करता है, काटने के कार्य करता है, काटने का। का से कर्तन, का से काटना, का से काटना, का से कर्तन, इंसाइजर। तो कर्तन जो होता है, इंसाइजर जो होता है, कृंतक जो होता है वो क्या करता है, काटने का कार्य करता है। और रत्नक जो कैनाइन जो होता है वो चीरने फाड़ने का काम करता है। प्रीमोलर चबाने का काम करता है, अग्र जो चवर्णक जो दांत होते हैं वो। और जो मोलर जो चवर्णक जो दांत होते हैं वो पीसने का कार्य करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, जो ये जो आपको दिख रहा होगा जो काटने वाले होते हैं, अब ये देखो, ये रहा हमारा जबड़ा, ठीक है, ये हमारा जबड़ा हो गया। अब बात करते हैं इस जबड़े में, जो हमारे जो जबड़ा है उसके जो सामने के जो टीथ होते हैं, 1 2 3 4, ये जो सामने के टीथ हैं वो क्या हैं, ये इंसाइजर होते हैं, कर्तन। ये क्या करते हैं, काटने का कार्य करते हैं। ये 4 तो ऊपर होते हैं और 4 ही निचले जबड़े में होते हैं, 1 2 3 4, समझ में आ गया। उसके बाद कैनाइन, जो कीलरा दांत बोलते हैं ना गाँव की लैंग्वेज में, उनको क्या बोलते हैं, रत्नक, कैनाइन। वो मांसाहारी जो जीव होते हैं उनमें ज़्यादा विकसित होते हैं, और शाकाहारी पशुओं में कर्तन या शाकाहारी जंतुओं में कर्तन इंसाइजर दांत ज़्यादा विकसित होते हैं। आपने देखा होगा कभी मांसाहारी जंतुओं को, शेर है, भेड़िया, जितने भी मांसाहारी जंतु जो होते हैं वो, उनमें देखो जो कील जो दांत होते हैं वो ज़्यादा विकसित होते हैं। हमारे भी साइड में होते हैं, देखो आपने ऊपर नीचे, ठीक है। तो एक ये हो गया, 1 2, एक ये हो गया, 1 हो गया, 2, ये 4 हो गए, ऊपर की जबड़ी में 2, नीचे की जबड़ी में 2। और जो कर्तन इंसाइजर जो होते हैं 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो 8 ये हो गए इंसाइजर, और 4 कैनाइन हो गए, 8 4 12, ठीक है। अब जो चबाने वाले जो होते हैं प्रीमोलर, वो कितने होते हैं बताओ, 1 1 2 2 यहाँ होते हैं, 1 2 2 यहाँ होते हैं, प्रीमोलर जो होते हैं 2 यहाँ होते हैं निचले जबड़े में, ऐसे ही 2 इधर होते हैं। ये कितने हो गए, 4 निचले जबड़े में हो गए, 4 ही ऊपर वाले जबड़े में हो गए। ये कितने हो गए टोटल, 8। जो अग्र चवर्णक जो होते हैं प्रीमोलर के जो होते हैं, जो चबाने का कार्य करते हैं। अब बचे जो मोलर दांत जो होते हैं, चवर्णक दांत, जो मोलर जो दांत होते हैं चवर्णक, वो क्या करते हैं, पीसने का कार्य करते हैं। वो कितने होते हैं, वो 12 होते हैं। कितने, वो 12 होते हैं। ये रहा जबड़ा, उसमें लास्ट ही साइड में 3 तो इधर हो गए और 3 ही इधर हो गए। ये मोलर दांत हैं, ऐसे ही 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, तो 6 तो नीचे जबड़े में हो गए, 6 ऊपर वाले जबड़े में हो गए, 12 होते हैं टोटल। पीसने का कार्य करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके जबड़े में, आप खुद चेक करके देख लो, जिस हिसाब से मैंने बताया आपको समझ में आ गए होंगे। टीथ के 4 प्रकार के कौन कौन सी, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जो कर्तन होते हैं, कर्तन जो इंसाइजर जो दांत होते हैं वो काटने का कार्य करते हैं। आपने कभी देखा होगा, आप काटते हो खाने को, रोटी आप चबाते हो तो उसको पहले काटते हो अगले वाले दांतों से। वो जो इंसाइजर जो हैं वो 4 8 होते हैं। कैनाइन क्या होता है, चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, जो कील दांत। आपने कभी कहते हैं ना लेग पीस को अभी काटता हूँ, चीरता हूँ, तो इसी दांत से तो चीरते हैं, आपको कभी के आगे वाले दांतों से कतरते हैं, बताओ। खाने को चबाते हैं वो प्रीमोलर से चबाते हैं, बताओ, जो 8 होते हैं। और जो चवर्णक होता है वो पीसने का कार्य करता है, लास्ट के साइड में बिल्कुल महीन। चिंगम को चबाते हैं, उसी से चबाते हैं या अगले वाले दांतों से चबाते हैं, बताओ। तो क्या होता है, आपने कभी देखा होगा, एक तो होते हैं दूध के दांत जिसे मिल्की टीथ बोलते हैं,
तथा स्थायी दांत। तो जो मिल्की दूध जो होते हैं, मिल्की जो टीथ जो होते हैं, दूध के जो दांत जो होते हैं वो 8 वर्ष की एज में गिर जाते हैं बच्चों के। छोटे बच्चों के सबसे पहले निचले जबड़े में दांत आते हैं, अगले 2 दांत देखे होंगे आपने, है ना। फिर ऊपरले जबड़े में आते हैं, और इस जबड़े में अगर तुम्हारी उंगली फंस जाए तो बच्चों के मुंह में, तो ध्यान रखना क्या होता है। तो जो मिल्की जो टीथ होते हैं वो 12 होते हैं, टोटल 12 दांत आते हैं बच्चों के। वो क्या होता है, 8 वर्ष की एज में गिर जाते हैं। तो टोटल टीथ कितने हो गए मिल्की टीथ, 12। ये दूध के दांतों और जो स्थायी दांत होते हैं वो दूध के दांतों के स्थान पर आते हैं, समझ में आ गया। और जो अस्थायी टीथ होते हैं वो 12 होते हैं। तो स्थायी टीथ तो हो गए 12 और अस्थायी टीथ हो गए 20। 12 और 20 32 टोटल दांत होते हैं। कभी आपको पूछ लिया जाए कि स्थायी दांत कितने होते हैं, 12 और अस्थायी दांत 20। अब आप बात करते हैं जीभ की, चैप्टर में भी पढ़ लेना। देखो ये मैंने आपको बताया भी था, ये एक मांसीय पेशीय अंग है। आप कभी सोचते हो अगर ये क्यों है मांस की, क्योंकि इसको किधर भी घुमा दो, कैसे भी बोल दो, हमारे बोलने का काम करती है कि नहीं करती है। ये बिल्कुल मांसल पेशी अंग है, बिल्कुल मांस से बनी हुई है, किधर भी घुमा लो, जिससे इससे क्या होता है, बहुत ढेरों सारे वर्णों का, ढेरों सारे ध्वनि निकालती है, ये निकालती है। अगर इसको सपोज करो हड्डी की बना दिया जाए, बताओ जीभ क्या है, एक मांसीय पेशी अंग है, भोजन में लार को मिलाने का काम करती है। स्वाद कलिकाएँ जीभ पर कितनी होती हैं, ये 4 होती हैं। अग्रभाग जो मिठास का काम करता है, मैंने बताया था। पीछे वाला जो भाग होता है वो कड़वाहट का काम करता है। और पश्च जो पार्श्व जो होता है, एक भाग वो तीसरे नंबर का जो होता है, मतलब 4 तरीके की होती हैं स्वाद कलिकाएँ। पीछे से किनारे वाला जो हिस्सा होता है ना, पश्च पार्श्व बोलते हैं उसको, वो खट्टे का एहसास कराता है। और आगे का से किनारे वाला जो भाग है अग्र पार्श्व, वो नमकीन का एहसास कराता है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको कि ऐसा कौन सा भाग है जो स्वादहीन होता है, वो मध्य भाग है। आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी गए हैं, देख लो, कक्षा 7th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सीधे सीधे क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहाँ से। लार मिले हुए भोजन को बोलस कहते हैं, बोलस, ध्यान रखना। अब देखो मुख से जो भोजन होता है वो सीधे ग्रास नली में जाता है, ग्रस का मैंने बताया था आपको। ये क्या करती है, पेरिस्टेल्सिस या कृमाकुंचक या संकुचित से भोजन को धकेलने का कार्य करती है, आगे धकेलती है। भोजन विपरीत क्यों नहीं जाता है, बताओ, बाल्ब लगे होते हैं, मैंने बताया था आपको, बाल्ब के कारण। फिर ये ग्रास नली से आमाशय में जाती है। आहार नाल का जो सबसे चौड़ा भाग है वो क्या है, आमाशय। क्वेश्चन आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में। ये क्या है, एक मोटी भित्ति है, चपटा नुमा है, यू आकृति युक्त थैली नुमा संरचना है आमाशय, यू आकृति युक्त, चपटीय है, मोटी भित्ति युक्त, ठीक है। इसकी जो आंतरिक सतह है जो आमाशय की, वो श्लेष्मल आंतरिक स्तर को सुरक्षा पहुंचाती है। जो इसमें श्लेष्मल होता है वो क्या करता है, आंतरिक जो स्तर है, अंदर का जो भाग है, आंतरिक स्तर जो है वो उसको सुरक्षा प्रदान करती है। आंतरिक सतह जो है वो क्या है, HCl अम्ल का निर्माण करती है आमाशय। उसमें क्या होता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है HCl अम्ल। और पाचक रस स्रावित करती है, जो पाचक रस जो होता है प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। तो आंतरिक सतह जो होती है श्लेष्मल, HCl अम्ल और पाचक रस स्रावित करती हैं, ठीक है। फिर आमाशय से भोजन आगे क्षुद्रांत में चला जाता है। क्षुद्रांत क्या है, 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक नली है, कुंडलित नली है, सबसे लंबी है ये कुंडलित नली, अत्यधिक कुंडलित लंबी, और ये सबसे लंबी नहीं है, अत्यधिक कुंडलित 7.5 मीटर लंबी, ठीक है। लीवर मतलब बाइल जूस जो होता है, लीवर किसका जो श्रावण करता है, बताओ, बाइल जूस का। पित्तरस जैसे बोलते हैं हम, यकृत, पित्तरस का श्रावण करता है। अग्नाशयी जो होता है, अग्नाशयी रस का निर्माण श्रावित करते हैं। लीवर एवं अग्नाशयी से श्रावित रस को प्राप्त करती है कौन, क्षुद्रांत, छोटी आंत। लीवर क्या है, ये लाल भूरे रंग का होता है। कहाँ पाया जाता है, उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिणी ओर पाया जाता है। ये क्या करता है, पित्त रस का श्रावण करता है, जो पित्ताशय में संग्रह होता है, पित्त की थैली में संग्रह होता है पित्त रस, ठीक है। जो क्या करता है, पित्त रस जो होता है वह शाका पाचन करता है। इसमें एक
अग्नाशय होता है जो अग्नाशयी रस का निर्माण करता है, ये हल्का पीला होता है अग्नाशय, या आमाशय के ठीक नीचे होता है। अग्नाशयिक रस का निर्माण करता है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो पाचन करता है। अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट का, हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं तो अग्नाशयिक जो रस होता है, अग्नाशय से जो स्रावित जो होता है और प्रोटीन, तो वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का पाचन करता है। अब इसका पाचन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, प्रोटीन का पाचन हो गया, अब वसा का भी पाचन हो गया। तो इन सभी से जो बच गया भोजन, उसका जो पाचन कर देता है वो क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहाँ आंत्र का रस जो होता है उसका पाचन कर देती है। ठीक है, समझ में आ गई आपकी। अब क्या कह सकते हैं, अब पूरी डिटेल अब हमने पढ़ ली क्षुद्रांत के बारे में। क्वेश्चन आ जाए, क्षुद्रांत में भोजन का क्या होता है, पाचन पूर्ण होता है। भोजन का क्वेश्चन है, भोजन का पाचन पूर्ण कहाँ होता है, क्षुद्रांत में होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज, बसीय अम्ल और अमीनो अम्ल मिल जाते हैं। ठीक है। क्षुद्रांत में अवशोषण पूछ लिया जाए, क्षुद्रांत में अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, वो विली या रसांकुर या दीर्घ रोम की सहायता से क्षुद्रांत में होती है। अवशोषण की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, क्षुद्रांत में होती है। वो रसांकुर या दीर्घ रोम या इंग्लिश में विली की सहायता से क्षुद्रांत में होती है। ठीक है। अब श्वांगीकरण क्या होता है बताओ। श्वांगीकरण अवशोषित भोजन को कोशिकाओं में पहुंचाना और वहाँ उसका इस्तेमाल करना। अवशोषित जो भोजन होता है कोशिकाओं में पहुंचाती है और वहाँ उसका इस्तेमाल करती है। भोजन के ये अंतिम उत्पाद कोशिकाओं में जाकर, अवशोषित जो भोजन होता है उसको कोशिकाओं में पहुंचाता है श्वांगीकरण, ठीक है, और उसका इस्तेमाल करता है श्वांगीकरण है। भोजन के अंतिम उत्पाद कोशिकाओं में जाकर, सेल्स में जाकर उपापचयी की क्रियाओं द्वारा कोशिका के अंश बन जाते हैं। यही क्या है, यही श्वांगीकरण है। श्वांगीकरण में क्या होता है, जो अवशोषित जो भोजन होता है वो क्या होता है, कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। कोशिकाओं में जो अवशोषित किया जाता है ये क्या है, भोजन का अंतिम उत्पाद है जो कोशिकाओं में जाकर उपापचय की क्रियाओं द्वारा कोशिकाओं के हिस्सों में ये अंश बन जाते हैं। यही क्या है, यही श्वांगीकरण है, जिसे इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। पोषण क्या है, यह एक जटिल क्रम है। ठीक है, कैसा है, जटिल। क्या है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, अंतर्ग्रहण की क्रिया होती है, भोजन को अंदर ले जाते हैं, फिर पाचन होता है, फिर मैंने आपको ये बता दिया अवशोषण होता है, फिर श्वांगीकरण होता है, फिर बाहर निष्कासन होता है उसका। ठीक है। अब बात करते हैं, क्षुद्रांत की बात हो गई, बचा कुछ अब जो होता है वो बृहदांत में चला जाता है। सॉरी, क्षुद्रांत से चौड़ी होती है और छोटी होती है ये। ठीक है, क्षुद्रांत से चौड़ी होती है बृहदांत और छोटी होती है। ये 1.5 मीटर लंबी होती है। क्षुद्रांत कितने मीटर लंबी है बताओ, क्षुद्रांत्र कितने मीटर लंबी होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है। और बृहदांत्र 1.5 मीटर लंबी। ये पूछे गए हैं क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जामों में। इनका बृहदांत्र का जो मुख्य कार्य होता है जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। अब इससे आगे बात करते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। अब किस तरीके से वो घास खाते हैं, तो क्या करते हैं, घास को सर्वप्रथम वो निगलते हैं और उसका जो भंडारण करते हैं वो क्या करते हैं, रूमेन में, जो क्या कहलाता है, प्रथम आमाशय कहलाता है। बाद में क्या करते हैं, जंतु भोजन को आंशिक पाचित कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा मुंह में लाते हैं। जो जंतु सर्वप्रथम निगल लेते हैं वो क्या है, आंशिक पाचन हो गया उसका, आंशिक पाचन, आंशिक रूप से उसको। फिर वो जब पूरे चारे को जब निगल लेते हैं, उसका भंडारण रूमेन में कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुँह में लाते हैं, चबाते हैं। यही क्या है, यही रोमंथन कहलाता है। इसको बोलते हैं जुगाली करना। और ऐसे जीवों को रोमंथी कहते हैं। आमाशय का जो रूमिनेंट होता है वो 4 भागों में वर्गीकृत होता है। आगे की कक्षाओं में मैं आपको बता दूं, चलो यहीं बता देता हूं एक बार। 4 भागों में क्या होता है, बटा होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, वो घास को भंडारित करते हैं, निगल लेते हैं प्रथम आमाशय रूमेन में। बाद में क्या करते हैं, ग्रसिका के माध्यम से भोजन को क्या करते हैं, दोबारा मुँह में लाते हैं और चबाते हैं, जुगाली करते हैं। वो रोमंथन कहलाता है। ऐसे जीवों को रोमंथी कहते हैं। ठीक है। अब जो सेल्यूलोज होता है उसका पाचन कैसे करते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं जो उनका पाचन करने में मदद करते हैं। समझ में आ गया ना, बताओ। प्रथम आमाशय रूमेन में क्या होता है, ये सबसे पहले निगल लेते हैं प्रथम आमाशय में या फिर रूमेन में। फिर क्या करते हैं, इसे ग्रसिका के माध्यम से डायरेक्ट मुंह में लाते हैं। फिर क्या करते हैं,
यक्कड़ बोलते हैं, छोटे छोटे पिंडकों के रूप में वापस चबाते हैं जिस जुगाली, ठीक है। और ये ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, रोमंथी जीव कहलाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं एनसीईआरटी में उसमें दे रखा है, आपको बताऊंगा मैं। अब क्या बच रहा है, अमीबा क्या है। अब देखो दस्त क्या है, खाद्य विषाक्त फूड पॉइजनिंग अपच के कारण होता है। इससे शरीर में जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होती है, ठीक है। जब दस्त हो जाते हैं तो बॉडी में क्या हो जाती है, जल की और लवणों की कमी, अत्यधिक क्षति कमी हो जाती है, जिसके ट्रीटमेंट क्या है, ORS। जल को उबाल कर उसे ठंडा करके एक चुटकी नमक मिला के ORS बन जाता है, उस ORS को पी लेते हैं। वो क्या है, दस्त से राहत का काम करता है, जिसे जीवन रक्षक घोल कहते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है उसे कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसे ORS बोलते हैं। कुछ जंतु एवं मानव सेल्यूलोज नहीं पचा सकते। क्यों नहीं पचा सकते, क्योंकि जो मनुष्य में वर्मीफॉरम अपेंडिक्स गायब जो हो रहा है वो आज के समय में काम नहीं करता। रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। अंधनाल जो किसकी तरह है, वर्मीफॉरम अपेंडिक्स की तरह, जो क्या करती है, सेल्यूलोज को पचाने में का काम करती है, अंधनाल जो होती है। तो रूमिनेंट्स में क्या होता है, क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच जो होती है थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे अंधनाल बोलते हैं, जो क्या कर वर्मीफॉरम अपेंडिक्स की तरह होती है। अब बताओ जुगाली करने वाले पशुओं का जो पाचन कैसे होता है, क्या है, जो मुंह में तो इनके में कोई एंजाइम होता नहीं है। ये क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं, जो उसे साथ साथ नरम भी करते हैं उसको, ठीक है। ग्रास नली ये मुंह से रूमेन तक की गति को निर्देशित जो करती है, ठीक है, ग्रास नली के माध्यम से जाता है रूमेन तक। और रेटिकुलम में क्या होता है, इसमें जो मौजूद बैक्टीरिया जो होते हैं भोजन को क्या करते हैं, किण्वित करते हैं, आसानी से पचाने में सहायता करते हैं। आगे बात करते हैं अमीबा क्या होता है। ये क्या है, यूनिसेल्युलर जीव है, एक कोशिकीय जीव। इसमें पादप पाए जाते हैं जो भोजन का एहसास करके अपने शरीर को बाहर निकाल लेते हैं। पादप उंगलीनुमा संरचना जो होती है उसे कृत्रिम पाम बोलते हैं। उससे क्या करते हैं, भोजन को पकड़ लेते हैं और उससे गति में भी करने में भी सहायक होते हैं। अमीबा कहलाता है, ठीक है। अब मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आ सकता है आपको, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से। प्रोटीन का पाचन आमाशय से स्टार्ट होता है। और भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, क्षुद्रांत में। तो इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको ओवरऑल नॉलेज अच्छी तरीके से दे दी है, अपना पूरा 100% एफर्ट्स लगा के। चलो मैं आपको अब एनसीईआरटी बुक में जल्दी से पढ़ा देता हूँ कि क्या यही दे रखा है उसमें। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, बृहदांत तक। अब देखो घास खाने वाले जंतुओं में पाचन बस यही दे रखा है, लास्ट में फिर अमीबा दे रखा है। ये देख लो 4 तरीका का, एक तो ग्रस्का हो गई, भोजन को क्या करती है, ग्रस्का के माध्यम से रूमेन तक ले जाती है। फिर क्या करती है, फिर वापस रूमेन, फिर क्या करती है, रूमेन तक ले जाती है। ये नीचे आमाशय हो गया, ये पीछे क्षुद्रांत हो गई और बृहदांत हो गई। अब चलो पढ़ के देखते हैं, क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है। वे उस समय वे लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा ना रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निकल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। कर लिया भंडारित, यह भाग रूमेन कहलाता है, जिसे प्रथम आमाशय बोलते हैं। रूमिनेंट में क्या होता है, आमाशय 4 भागों में बटा होता है। जो जुगाली करने वाले पशुओं को रूमिनेंट कहते हैं। देख लो 2.9 में। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं तथा जिसे वे चबाता है। इस प्रक्रम को रोमंथन, दस्त के बारे में मैंने बता दिया आपको, इसमें रोमंथन जुगाली करना कहते हैं। ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। अब देखो घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा होता है, अंधनाल में, ठीक है, संपूर्ण होता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होती है ये चीज़। अब तक आपने उन जंतुओं का विषय पढ़ा जिसमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिसमें ना तो मुख होता है ना ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार से भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, बताओ, उसका पाचन करते हैं, जो खंड 2.4 में बताया गया है आपको। अब देखो अमीबा में संवरण एवं पाचन। अब देखो ये अमीबा जो हो गई, एक कोशिकीय हो गई, ये केंद्रक हो गया, पादप हो गया। खाद्य कण का अंतर्ग्रहण के माध्यम से क्या करती है, खाद्य को ग्रहण करती है। पहले क्या करती है, खाने का आवाज़ करती है, फिर अपने पादपों को उंगलीनुमा संरचना को फैलाती है, फिर उस क्या करती है, खाद्य कणिका को अंतर्ग्रहण के माध्यम से अंदर ले लेती है। ये दोनों खाद्यान्नी हो गई, ये रही, ये बहुक्षेपित अपशिष्ट हो गए।
अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आवास होता है तो ये क्या करता है, खाद्य कण के चारों ओर पादप विकसित करके निकल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्यदानी में फंस जाते हैं। ये रही खाद्यदानियाँ। खाद्यदानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा हुआ अपशिष्ट खाद्यदानी से बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो अवशोषण क्या होता है, आपको मैंने बता दिया। एमिनो अम्ल क्या हैं, स्वांगीकरण क्या है, पित्त रस क्या है, कहाँ से स्रावित होता है, मुख गुहिका क्या है, बेकल कैविटी, रदनक कौन से दांत होते हैं, सेलुलोज क्या है, किन किन में पाया जाता है, पाचन तंत्र क्या है, निष्कासन, वसा, अम्ल, खाद्यदानी, पित्ताशय, कृंतक, कर्तन जिसे बोलते हैं इंसाइजर, अंतर्ग्रहण क्या है, यकृत, लीवर, चवर्णक दांत कौन कौन से हैं, बता दिया ना सभी के बारे में आपको। उम्मीद करता हूँ आपको इन सभी वर्णों के बारे में पता हो। ग्रस का क्या है, अग्नाशय, अग्रचवर्णक, पादाप, रूमेन, रूमिनेंट, रोमंती, लाला ग्रंथि, दीर्घरूम, इन सभी के बारे में बता दिया मैंने आपको। आपने क्या सीखा बताओ। जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियाँ एवं उस शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है कि नहीं है ना। आहार नाल तथा श्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। देखो मुखगुहिका हो गई, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर सुदांत, फिर वेदांत जो मलाशय में समाप्त होती है, गुदा सम्मिलित है। ठीक है, पाचक रस स्रावित करने वाली प्रमुख एक तो लाला ग्रंथि हो गई जो लाल रस स्रावित करती है, एक यकृत जो हो गई पित्त रस स्रावित करती है, एक अग्नाशय रस स्रावित करती है। आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। ठीक है, विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियाँ भी भिन्न हैं। अलग अलग जीव में किस तरीके से, जैसे मधुमक्खियाँ किस तरीके से रस को स्रावित करती है, वो सॉरी रस को ग्रहण करती है, बताओ, है ना। हमिंग बर्ड है। देखो पोषण एक जटिल प्रक्रम है, पढ़ लिया आपने इसके बारे में, जिसमें क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण क्या है, निष्कासन। ठीक है, मंड क्या है, मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है, बताया था मैंने आपको। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रखना इसके बारे में आप। जल एवं कुछ लवण बृहदान्त्र में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता है, मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। आपको यह चैप्टर समाप्त पूरा कंप्लीट हो गया है, आप इसे कर लेना, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे आपसे। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हो सकता है मैं आज आपको थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पढ़ाया हो, आपको ऐसा लगा हो, क्योंकि 2 चैप्टर्स हो गए, उसमें मैंने सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट्स उसमें से बताया, फिर आपको थ्योरी भी पढ़ाई, बहुत लंबी वीडियो जो हो गई आपकी, इसीलिए ऐसा आपको लग रहा होगा, आपको भी बोरियत फील हो रही होगी। आगे 9th क्लास का ऐसा ही चैप्टर 9th क्लास में दे रखा है, उसको करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें कि मैंने किस तरीके से आपको पढ़ाया है, जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकूँ। धन्यवाद।